प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। कक्षा 10 गणित में आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दिनांक है आज 31/5/2021। दिन सोमवार। हम कर रहे हैं, इसमें कुछ अलग प्रकार के प्रश्न हैं। प्रश्नावली में भी है ऐसे प्रश्न आपके पास, तो हमने वैसे ही कुछ प्रश्न उठाए हैं, अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आज हमने कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न उठाए हैं आपके लिए। इसमें है, देखिए, हमने प्रश्न लिए हैं, ये प्रश्नावली के भी हो सकते हैं और प्रश्नावली के नहीं भी हो सकते हैं। इसमें है, देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, के किन मानों के लिए समीकरण युग्म दिख रहे हैं आपको। इसमें के भी है, एक्स भी है। आप कहेंगे कि बहुत सारा हो रहा है, इसमें चर ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन के चर नहीं है। के किन मानों के लिए के एक्स प्लस 3y बराबर के माइनस 3, 12x प्लस के वाई बराबर के का कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना। के का कुछ मान ऐसा रखना है कि जो समीकरण युग्म बने उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण युग्म क्या है हमारे पास, के एक्स प्लस 3y बराबर के माइनस 3, 12x प्लस के वाई बराबर के। इसको मानक रूप में पहले लिख दीजिए। ऐसे ही समीकरण मान के चलिए इसको। के से आप देख करके बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत, कोई समस्या नहीं है। आप बिल्कुल वैसे ही समीकरण इसको मान के चलिए। यहाँ लिखिए के एक्स प्लस 3y। अब देखिए, इसका पक्षांतर होगा तो हो जाएगा माइनस के प्लस 3 बराबर 0। अच्छा, अब यहाँ देखिए 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0 आ गया मानक रूप में। अब इसकी तुलना कर दीजिए। मानक समीकरण युग्म, मानक समीकरण युग्म क्या होता है हमारा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। अब इससे जब हम तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए a1 यानी कि x का गुणांक क्या है, हमारे पास k है। b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y का गुणांक 3 है। c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, c1 की वैल्यू देखिए, यहाँ x और y के गुणांक नहीं है। अब यहाँ बचे हुआ जो भी है माइनस के प्लस 3, ये हमारा c1 की वैल्यू हो जाएगी। कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ऐसे ही a2 की वैल्यू हमारी 12 हो जाएगी, और b2 की वैल्यू हमारी k हो जाएगी, और c2 की वैल्यू हमारी माइनस k हो जाएगी। इसको 12 लिख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए आगे, अब क्योंकि हम जानते हैं कि इसके लिए प्रतिबंध, कोई हल नहीं होगा, ये लिखा ना, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं के लिए प्रतिबंध क्या है हमारा, शर्त थी हमारी ये, वो होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2, ये शर्त होती है हमारी। अब a1 बटा a2 हमारा है k बटा 12, ठीक है ना, बराबर b1 बटा b2 हमारा है 3 बटा k।
और बराबर नहीं C1/C2 हमारा है -k + 3/-k। ओके, अब पहला, अब क्योंकि k/12 3/k के बराबर है और ये दोनों ही -k + 3/-k के बराबर नहीं है, C1/C2 के बराबर नहीं है, तभी कोई हल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसको हम 2 को ले सकते हैं, k/12 = 3/k। इसका मतलब हुआ, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, k से यहाँ पर 12 से यहाँ पर, k से यहाँ पर हो जाएगा तो k² = 12 × 3, ये हमारा हो गया 36, यानी k² = 36। अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी वर्गमूल 36। वर्गमूल 36, ये प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, +-6, 36 का वर्गमूल 6 होता है। प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि +6 का वर्ग भी 36 होता है और -6 का वर्ग भी 36 होता है। तो हम यहाँ कन्फर्म नहीं कर सकते कि +6 है कि -6 है, ठीक है ना। k की वैल्यू +6 या -6 कुछ भी हो सकती है। अब कन्फर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और को उठा लेते हैं, मान लीजिए 3/k, और इसको हम फिर से उठा लेते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए ये हमने यहाँ अलग अलग कर दिया इसको। अब देखिए हमने किया 3/k बराबर -k + 3/-k। कन्फर्म करने के लिए -k की गुणा करेंगे, 3 × -k, k की यहाँ पर करेंगे तो k × -k + 3, यहाँ हो जाएगा -3k, यहाँ हो जाएगा आपका -k² और -k² +3k, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर कर सकते हैं हम लोग। क्या हो सकता है, ये हो जाएगा -3k + k² -3k बराबर 0। हमारा क्या बचेगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, -3k एक k² हो गया पहले, तो -3k -6k हो गया बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, k को हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा हमारे पास, k ऋण 6। देखिए k कॉमन लिया हमने, k ऋण 6 बचा, तो गुणनखंड हो गए k और k ऋण 6, 2 गुणनखंड हो गए इसके। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, इसका मतलब होगा या तो k = 0 और या k - 6 = 0। एक पार्ट और कर लेते हैं, या तो k = 0 या k - 6 = 0, है ना। तो हमारे पास यहाँ भी 2 मान निकल गए। इसका मतलब k को अगर पक्षांतर k - 6 = 0 यदि है, k - 6 = 0 यदि है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 6। यानी देखिए यहाँ पहले जो आंसर आया था, k का मान +-6 आया था, यहाँ +6 आया है, तो यही आंसर हो सकता है, +6। नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, एक बार फिर देख लीजिए। 3/k बराबर नहीं था, यहाँ बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं, ठीक है, सब जगह बराबर नहीं, बराबर नहीं। देखिए जो बराबर का चिन्ह हमने लगाया था, यहाँ पर बराबर नहीं का लगेगा, और ये भी बराबर नहीं और ये भी बराबर नहीं, मतलब k का मान 6 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। तो आंसर क्या बनेगा आपका, k का मान 6 नहीं हो सकता, यानी +6 नहीं हो सकता। तो यहाँ आंसर था +-6, यानी k का मान क्या हो सकता है, इसका मतलब -6 हो सकता है, या k का मान 0 हो सकता है। k का मान 0 भी, देखिए यदि हम 0 रखेंगे 3 के बटे में यहाँ पर, तो ये कोई परिभाषित नहीं आएगा, सीधे सीधे हम लिख देते हैं k का मान -6, ये आंसर होगा इसका।
के का मान -6, +6 नहीं हो सकता, +6 नहीं हो सकता, यहाँ क्लियर हो गया, तो -6 हो सकता है फिर। तो ये आपका आंसर होगा। +6 तो हो नहीं सकता, इसलिए -6 होगा। अब यहाँ देखिए, फिर यहाँ पर ऐसा ही प्रश्न और दिया गया है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। यहाँ भी कोई हल नहीं है। यहाँ आपके समीकरण युग्म है 3x + y = 1, 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1। ठीक है, इसको भी हम या करके इससे मानक रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 3x + y - 1 = 0, और यहाँ हो जाएगा 2k - 1x + k - 1y - 2k - 1, इसका पक्षांतर किया हमने, बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिर तुलना करेंगे, मानक रूप से तुलना जब करेंगे आप, ये यहाँ पर हम छोड़ देते हैं यहाँ आपके लिए लिखने के लिए। अब a1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, b1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी, y का गुणांक 1 है, c1 की वैल्यू हो जाएगी -1, a2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2k - 1, ठीक है, b2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी k - 1, और c2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2k - 1, जो ये बचा पूरा यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ भी कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं के लिए प्रतिबंध। क्या प्रतिबंध है भाई? a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, ये प्रतिबंध है। तो a1/a2 मतलब 3/2k - 1, ठीक है ना, बराबर b1/b2 मतलब 1/k - 1, बराबर नहीं c1/c2 मतलब -1/-2k - 1। ठीक है, अब पहले दूसरे को उठा लेते हैं पहले। इसका मतलब क्या होगा? 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। अब क्या होगा? 3 की गुणा होगी k - 1 में, और 1 की गुणा होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, 2k - 1 में। क्या हो जाएगा हमारा? 3 की गुणा होगी 3k - 3, या 1 की गुणा करके तो वही का वही रहता है, तो 2k - 1 रह जाएगा। 2k का पक्षांतर कर लीजिए, यहाँ -3 का पक्षांतर कर लीजिए, +3 हो जाएगा। ठीक है, 3k में से 2k घटाए, आपके बचे केवल 1k, और 3 में से 1 घटेगा, बचेगा 2। ये आपका आंसर हो गया। यानी k की वैल्यू कितनी रहेगी कि हमारा समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो, ये होगी 2। यही आंसर है, यार बिल्कुल फिक्स आंसर आ गया, एक्यूरेट आंसर आ गया। इसमें या वाली बात नहीं है कि या ये। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से करेंगे इसको। अब देखिए तीसरा जो हमने एक और एग्जांपल लिया है यहाँ पर, कि p के किस मान के लिए 2x + 3y - p = 0 और px - 6y - 8 = 0 का एक अद्वितीय हल है। यहाँ अद्वितीय हल के लिए करना पड़ेगा आपको, या अद्वितीय हल ना लिखा है, यह भी आ सकता है कि निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ऐसा भी लिखा आ सकता है। तो किसी भी स्थिति में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आपका समीकरण युग्म है 2x + 3y - 5 = 0, मानक रूप में पहले से ही दे रखा है, px - 6y - 8 = 0। अब देखिए तुलना करेंगे हम। तुलना करने के लिए हमने आपको यहाँ पर 2-3 लाइन छोड़ दी हैं, आप तुलना कीजिए अपने आप। तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5, a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी?
P, B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -6, C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -8। देखिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा बीच में कि मानक समीकरण युग्म जो a1x + b1y + c2 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये कन्फर्म है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर जो है नहीं लिख रहे हैं तो आप भी नहीं लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा। मैंने एक बार समझा दिया है, आपको लिखना पड़ेगा वो, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब अद्वितीय हल होने के लिए प्रतिबंध, या हम लिख सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं होने के लिए प्रतिबंध, ये भी हम कर सकते थे यहाँ पर। तो क्या होता है प्रतिबंध, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, बस इतना ही होता है। a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, a1/a2 यानी कि 2/p बराबर नहीं b1/b2 यानी 3/-6, ठीक है ना। अब बराबर नहीं का चिन्ह चलता रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुणा -6 बराबर नहीं 3 गुणा p, ठीक है, -12 और 3p, ठीक है ना। अब 3 का पक्षांतर हो जाएगा -12/3 p, 3 से -12 कटेगा -4 बार p। इसका अर्थ क्या है कि p इज नॉट इक्वल टू -4, कि p की वैल्यू -4 नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये आंसर होगा इसका, ये इसका आंसर है। चिन्ह का बीच में ध्यान रखना, नॉट इक्वल टू है, इक्वल टू नहीं है, कि p की वैल्यू -4 नहीं हो सकती और कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। अद्वितीय हल होने के लिए p की वैल्यू -4 नहीं होनी चाहिए, -4 हो गई तो वो अद्वितीय हल नहीं रहेगा, फिर वो कुछ भी और हो सकता है, ठीक है ना। और -4 नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, -4 नहीं होनी चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बस ये आंसर होगा इसका। आगे देखिए, और भी हमने दिया है यहाँ पर, और भी लिया है यहाँ पर। ये अपरिमित रूप से अनेक हल वाला है कि a व b के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ये समीकरण है x + 2y = 1 और a - b x + a + b y बराबर a + b - 2। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मानक रूप में लिखना पड़ेगा, x + 2y - 1 बराबर 0, a - b x + a + b y बराबर a + b - 2। सॉरी, यहाँ पर हमने पक्षांतर करना था, ये हो जाएगा -a - b + 2, -a, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। अब इसकी तुलना करेंगे, आप तुलना करेंगे तो क्या होगा, तुलना करने के लिए हमने आपके लिए छोड़ दिया। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y का गुणांक 2 है, c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का गुणांक a - b है, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y का गुणांक a + b है, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -a - b + 2। ओके, अब देखिए यहाँ लिखा अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए प्रतिबंध। पहले आप प्रतिबंध लिखेंगे, प्रतिबंध क्या है हमारा, वो है हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, सब बराबर है, तो a1/b2, ठीक है, 1/a - b, b1/b2 2/a
ए प्लस बी C1/C2 -1/-a -b + 2 सब बराबर आएंगे इसमें, क्योंकि यह अपरिमित रूप से अनेक हल वाला प्रतिबंध इसमें लगेगा। या हम अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हम और क्या कह सकते हैं कि समांतर रेखाएं, नहीं सॉरी समांतर रेखा नहीं, संपाती रेखाएं, ठीक है ना, संपाती रेखाएं भी हम इसको कह सकते हैं और संगत हल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ देखिए, अब इसमें 2 उठा लीजिए, 1/a - b 2/a + b क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, a + b की यहाँ होगी 1 × a + b और ये हो जाएगी 2 × a - b। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हो जाएगा a + b की गुणा a + b, 2 की गुणा होगी 2a - 2b, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए a + b, ये इसका पक्षांतर होगा तो -2a + 2b = 0। अब देखिए a है -2a है, ये 1a है, ये -2a है, तो माइनस का बचेगा 1a, ये b है प्लस का, ये प्लस का 2b है तो प्लस का 3b = 0। देख रहे होंगे आप। अब इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ना a की वैल्यू निकली ना b की वैल्यू निकली, ये ऐसे के ऐसे ही रह गया है ना। इसको हम नंबर दे सकते हैं, कुछ पॉइंट हम इसको नाम दे सकते हैं, चाहे तो हम इसे 1 2 करके नंबर दे दें, भाई 1 2 समीकरण तो वो थे, तो हम यहाँ पर कुछ और नाम दे सकते हैं। मान लिया जिसको हमने a नाम दे दिया, ये आपका a हो गया, ये समीकरण नंबर a हो गया, ठीक है। क्योंकि a और b किसी की वैल्यू फिक्स नहीं निकली है तो हम इसको ऐसे ही रख देते हैं एज इट इज, जैसे का जैसा है। अब देखिए अब क्या किया जाए, अब फिर हम 1/a - b इसको उठा करके लास्ट वाले के साथ तुलना कर लेते हैं, लास्ट वाले के साथ तुलना कर लेते हैं। लास्ट वाला क्या था हमारे पास, या चाहे तो एक लाइन बना लीजिए, लास्ट वाला देखिए 1/a - b इसके साथ कर लेते हैं, इसके साथ तो -1/-a - b + 2। कोई समस्या नहीं है, सबके सब बराबर हैं, तुलना इसके साथ भी कर सकते हैं हम। इसका भी नीचे वाला जो हर है यहाँ गुणा में जाएगा, ये हो जाएगा सीधे 1 × -a - b + 2 और ये हो जाएगा -1 × a - b। क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, अब एक ही गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही का वही आएगा, -a - b और +2। लेकिन -1 की गुणा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, -a हो जाएगा +b हो जाएगा। इसको भी उठाइए, पक्षांतर कीजिए, -a - b और +a आ गया ये वाला और -b हो गया, और 2 ये चला गया पक्षांतर में -2, 2 को भी पक्षांतर कर दिया हमने। अब देखिए माइनस का a है प्लस का a है, कट गए, माइनस का b है माइनस का b है, -2b हो गए, -2 हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b बराबर क्या हो गया 2 आ गया, 2/2 आ गया, 2 का पक्षांतर हुआ, b की वैल्यू आ गई 1, यहाँ b की वैल्यू हमारी आ गई। तो इस b की वैल्यू का प्रयोग हम a नंबर में कर सकते हैं, अतः b का मान समीकरण a में रखने पर रख लेते, क्या होगा, -a है प्लस 3b था ना, बराबर 0 था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -a + 3 × 1 बराबर 0, -a बराबर हो जाएगा +3, -a + 3 × 3, 3 का पक्षांतर होगा -a बराबर -3, माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर 3। देखिए इतना बड़ा हमें प्रश्न करना पड़ा, तब हमारा आंसर आया। आंसर क्या आ गया, a की वैल्यू आई 3
और b की वैल्यू आई आपकी 1। देखिए ये आपके समझ में आ गया होगा वैसे, लेकिन यह समीकरण बना था, आपने देख लिया यहाँ पर समीकरण बना था। अब ऐसी स्थिति यहाँ भी आ सकती थी कि यहाँ पर b की वैल्यू ना निकलती, यहाँ भी कोई समीकरण बन जाता, उसे हम b नंबर दे देते। फिर हमें समीकरण किसी भी विधि से, विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि, दोनों किसी भी विधि से उन दोनों समीकरणों को हल करना होता, तब हमारा a और b का मान आता। ठीक है। अब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपका b या a का वैल्यू यहाँ पर आए। ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने प्रश्न नंबर 5 भी लिया है। a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। वही a और b की वैल्यू निकालने जो अभी हमने इससे पहले प्रश्न में निकाली है। सेम उसी प्रकार का सवाल है, शायद आपकी किताब का भी होगा, तो आप इसको स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं, तो हम आपको करके बता देंगे ये प्रश्न। ठीक है। इसके बाद देखिए एक प्रश्न और है, प्रश्न नंबर 6, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए ऐसा ही सेम प्रश्न, यही सेम प्रश्न हम पीछे करवा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर था कोई हल नहीं होगा, यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। उस प्रतिबंध का प्रयोग करके इसको करना है आपने। ठीक है। यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे का प्रतिबंध अभी प्रयोग करना है। ठीक है। यहाँ मानक रूप में भी दे रखे हैं समीकरण, इसको कैसे करेंगे हम, सीधे हल करके। मानक रूप में दे रखे हैं तो यहाँ देखिए कि x प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0, सॉरी 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0। अब जब आप तुलना करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 बराबर k, b1 बराबर 3 और c1 बराबर माइनस k माइनस 3। अच्छा, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, b2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी k और c2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस k। आपको कुछ याद आ रहा होगा। अब अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए प्रतिबंध, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए प्रतिबंध क्या होगा भाई, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए प्रतिबंध ये होता है आपका a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। सब में बराबर आता है और कोई हल नहीं के लिए यहाँ पर बीच में ये आ जाता है। अद्वितीय हल के लिए 2 ही लिए जाते हैं, नहीं क्या चिन्ह आ जाता है ना। तो ये आपका आ जाएगा k बटा 12 बराबर 3 बटा k बराबर माइनस k माइनस 3 बटा माइनस k। चाहे तो माइनस माइनस काट भी सकते हैं आप लोग। जब आप तुलना करेंगे इसकी k बटा 12 बराबर 3 बटा k की, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जाएगा k स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 गुणा 3, k स्क्वायर बराबर 36। k स्क्वायर कैसे हुआ, k गुणा k करके हुआ। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए तो ये आ जाएगा k बराबर क्या आ जाएगा, जो हमने पहले किया था अभी, प्लस माइनस 36 प्लस माइनस 6। k की वैल्यू प्लस का 6 भी हो सकती है और माइनस का 6 भी हो सकती है। ठीक है। अब फिर आप इसको आगे हल करेंगे। ठीक है ना। आगे मान लिया जाए हम इसी को कर लेते हैं, k बटा 12 बराबर, इसी को हम इसके बराबर कर लेते हैं, माइनस k माइनस 3 माइनस से माइनस कैंसिल। अब k गुणा k हो जाएगा
और 12 गुणा के माइनस 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा के स्क्वायर, ये 12 के माइनस 12 3 36। के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर माइनस 12 के माइनस 36, ये प्लस 36। अब इसके आप गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड से के की वैल्यू जो आएगी, ठीक है ना। गुणनखंड करके क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 6k माइनस 6k प्लस 36, इतना आएगा। ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 6k, ये तो 1 बन गया, फिर माइनस 6k माइनस 36 बराबर 0। भाई माइनस कॉमन बाहर लिया तो अंदर माइनस हो जाएगा। अब देखिए के कॉमन ले लिया तो के माइनस 6 बचा, यहाँ 6 कॉमन बन रहा है तो यहाँ भी 6 छक्का 36, के माइनस 6 बचा। कॉमन लेना आपको आता होगा, ये मध्यपद के गुणनखंड बहुपद में हमने सिखाया आपको। बराबर 0 हम करते चल रहे हैं तो आपका के माइनस 6 और ये भी आएगा के माइनस 6। इसका मतलब हुआ के माइनस 6 बराबर 0। अब दोनों जगह के माइनस 6 है तो क्या दोनों क्या लिख रहे हैं, एक ही लिख लेते हैं, एक ही चीज़ है दोनों जगह। इसका मतलब के बराबर 6। आपका आंसर हो जाएगा के बराबर 6। 6 प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन प्लस का 6 आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कंफर्म नहीं हो रहा था, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस माइनस हो रहा था ना, अभी कंफर्म हो गया कि प्लस का 6 आएगा। देखिए एक प्रश्न और, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हमने आपके लिए। आपके पास अलग से कोई एग्जाम्पल हो तो उसको भी आप करना जरूर, ठीक है। इस प्रकार का देखिए प्रश्न नंबर 7 है, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय है ये बताना है। जैसे 4x प्लस पी वाई प्लस 8, ये 8 है, ये आपका 8 है बराबर 0, और 2x प्लस 2y बराबर 2 बराबर 0। आप तुलना करेंगे इसकी कि अद्वितीय हल होने के लिए क्या प्रतिबंध होता है, वो आपको पता होगा, उसके अनुसार इसको करेंगे, ठीक है। ओके एंड थैंक यू।